हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2 कर रहे हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। राइट, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड जितनी हमारी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए थी वो हमने हमारे लास्ट टॉपिक्स के अंदर कवर अप कर ली है। आज के लेक्चर के अंदर हम अपना जो मेन सिलेबस है वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमें क्या करना था, एसी सर्किट की एनालिसिस करनी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो हमारा डिफरेंट सर्किट की फॉर्म में हमें लेना था। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें उनको कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड चीज़ पता होनी चाहिए, और कैसे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपेसिटर, इंडक्टर, ईएमएफ वगैरह चाहिए होंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो यहाँ पे हमें उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक बारी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को पता है कि आपका कोई एक क्वांटिटी है x और कोई एक क्वांटिटी है y। यहाँ पे अगर मैं इसको क्या बना दूँ, रियल नंबर बना दूँ, i ले लूँ या j ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, और इस क्वांटिटी को इसमें जो दूसरी आपकी रियल क्वांटिटी है और ये इमेजिनरी क्वांटिटी होगी, तो अगर इस रियल क्वांटिटी में मैं इस इमेजिनरी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी कैसे बन जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि इसके अंदर सर्किट एनालिसिस करनी है यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर्किट एनालिसिस यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आप लिखोगे द नंबर obtained by adding or subtracting in an imaginary number to a real number is the कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम कोई भी नंबर जो हमारा ऑब्टेन होता है किसी इमेजिनरी नंबर के एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करके किसी रियल नंबर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस नंबर को, जो नंबर ऑब्टेन होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल लिख सकते हो 10। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जैसे ये है, तो 10 x प्लस में आइटा y और x माइनस में आइटा y इज़ क्या है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब देखो, अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था बेटा, तो अब हमें क्या करना है, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है। सपोज ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास y एक्सिस होती है, लेकिन y कैसी है बेटा, हमारी इमेजनरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाली एक्सिस आपकी कौन सी हो गई, इमेजनरी एक्सिस हो गई है, और ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई, आपकी रियल एक्सिस हो गई है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसका वेक्टर मतलब ऐड अप कर रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, इनका रिजल्टेंट निकलेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यानी कि जेड आपका नंबर, वो जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में आइटा वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इस जेड नंबर से अगर दोबारा से आइटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो सपोज आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन थी वो आपकी किसकी है, जेड प्लस में आइटा वाई की। ठीक है, तो आप लिखोगे कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई
यहाँ पे अगर ये सपोज आपका क्या है, एक रियल एक्सिस और ये आपका ओरिजिन था और इसको मैं क्या मान लूँ, ए मान लूँ, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओ ए एज शॉन इन फिगर, ठीक है, जैसा हमने फिगर में दिखा रखा है। लेकिन बेटा इसके अंदर ये है कि जो हमारा इसके अंदर जैसे जो भी ये हमारा वेक्टर था हमारा x प्लस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा y, लेकिन अगर मैं इसके क्या कर दूँ, z के आइटा से मल्टीप्लाई कर देती, z के आइटा से मल्टीप्लाई कर देती तो x क्या हो जाता, हमारा x क्या हो जाता, इमेजनरी, और ये आइटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी तो हमारी इधर की हो गई और ये वाली जो आगे वाली क्वांटिटी थी ये इधर की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इधर के उसमें होगा और ये दूसरी साइड इसमें, तो इसका रिजल्टेंट इधर निकलेगा। जैसा हम पहले वेक्टर के उसमें चैप्टर में फिजिक्स में नहीं करते थे कि रेन आपकी इधर जा रही है और दूसरा पार्ट इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट आपका इधर आ रहा है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसी तरीके से चीज़ें जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐसा हो रहा है तो अभी रिजल्टेंट हमारा इधर हो रहा है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी का प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देती, इस जेड को प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देती, तो रिजल्टेंट एज इट इज़ आपका 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देता, रोटेट कर जाता, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में रोटेट करता है उस टाइम पे, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4i टाइम्स वो कितना हो जाएगा, ix माइनस में y इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको फिगर 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिगर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर, इसको ओ बी से दिखा देंगे एज शॉन इन फिगर B2, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से है हमारा, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस में था, तो अब पहले जैसे इसके अंदर ये ऐसे जा रहा था, तो ऐसे ना जाके ये इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री तो यही हो गया ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर z पहले आपका x ये था और आइटा y आपकी ये रिप्रेजेंटेशन थी, तो अब कितनी आपकी रिप्रेजेंटेशन अब ये चेंज हो गई। तो अब ये कितने डिग्री से आपका चेंज हो गया, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और अब ये कौन सा डायरेक्शन आपका, ये कौन सा हो जाएगा, I इंटू में J, ठीक है। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, OB से, तो ये कितना हो जाएगा OB, ये कितना था OA, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका OA। तो आप ये कहोगे कि अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया किसी भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, the multiplication of z by a complex number I is a vector operation in which the कॉम्प्लेक्स वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट इज रोटेटेड, कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल 90 डिग्री विदाउट एनी change in its magnitude, ठीक है। एंड आपका आइटा जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। लेकिन अगर मैं माइनस आइटा से इसको मल्टीप्लाई कर रही होती तो ये पहले, अब कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तब वो कैसा हो जाता क्लॉकवाइज, ठीक है। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड, अगर हम मल्टीप्लिकेशन of z is done by minus of iota, then हमें क्या मिलता वहाँ पे, अनदर वेक्टर रिप्रेजेंटिंग मिलती, ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ z, लेकिन उसकी रोटेशन 90 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती, ठीक है। देन दिस गिव
this will give the vector representation of minus iota z which have same magnitude of z but rotated by an angle of 90 degree in clockwise डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो देखो हमने इतना तो बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम अब अपने उसमें किस तरीके से इसको यूज़ करें, हमें तो वो चीज़ चाहिए। अब अपने उसमें अगर यूज़ करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हम लेके चले हमारे करंट की या फिर ईएमएफ की, आपने तो वहाँ पे सिनुसॉइडल या फिर जो कोसाइन वेव्स थी वो वाली यूज़ कर रखी है ना। तो मेन हम इसके अंदर जो आपने जैसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह किया होगा वहाँ पे साइन वेव से हम कंसिडर करते हैं ज़्यादातर तो। ठीक है, तो अगर साइन वेव वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं बच्चे हम, तो साइन वेव के उसमें तो अगर मतलब इस तरीके से है तो साइन और कोस का फैक्टर लेके एक बार देख लेते हैं कि जो अपना ये कॉम्प्लेक्स आएगा यानी कि जेड आएगा वो किधर आएगा। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसकी फॉर्म में कर लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही एक्स और वाई को हम साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस या रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ polar coordinates as x is equal to r cos थीटा मान लेते हैं और y को मान लेंगे r sin थीटा। ठीक है, तो अपना z कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आईटा वाई है, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos थीटा और उसके r sin थीटा, r मैं कॉमन कर लेती हूँ, तो cos थीटा प्लस में आईटा sin थीटा यहाँ हो जाएगा। और आपको तो पता ही है cos थीटा प्लस में आईटा sin थीटा आपका और कुछ नहीं e की पावर आईटा थीटा ही होता है, ऐसे ही लिखते थे ना। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आईटा थीटा, दैट मीन्स z इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज आर ई की पावर आईटा थीटा। ठीक है, जेड को हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते तो आपको पता है और किसी चीज़ में तो चेंज नहीं आएगा, आईटा अपना कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अगर जेड का आपका कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो जेड बार या फिर जेड स्टार के साथ नोट कर सकते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आर ई की पावर माइनस आईटा थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। और टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालें, टेंजेंट थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन में दिस। तो देखो इसमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अगर करेंगे तो आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई बाय एक्स हो जाएगा। इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज नथिंग बट वाई बाय एक्स और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इसके लिए पढ़ लिया। लेकिन अब तो हमें, क्योंकि जो वोल्टेज और जैसे आपने जो ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ वोल्टेज ही तो था है ना बैटरी का, तो जो ईएमएफ आपने लिया हुआ है वो और जो दूसरा हम करंट लेके चलते हैं उन दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फॉर्म में हमें देना पड़ेगा। ठीक है, किसकी में, इमेजनरी टर्म के उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम उनको कैसे लिखेंगे, हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो उनको कैसे लिखेंगे अगर वो चीज़ देखनी है तो देखो एक मिनट मैं एक पेज ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ये इसके ऊपर हम दूसरा वर्क कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो देखो अगर उसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि जो वोल्टेज है आपकी, कौन सी, सिनुसॉइडल वोल्टेज, सिनुसॉइडल
वोल्टेज। सिनोसॉइडल वोल्टेज आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? E इज इक्वल टू इंस्टेंट आपका अल्टरनेटिंग EMF मैंने बताया था ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस तरीके से अगर कोई फेज़ वगैरह है तो फेज़ क्या होता है आपको पता है ना, मैंने बताया था कि जो एंगल होता है साइन या कोसाइन के अंदर, जैसे आपका मान लो आपकी एक वेव ये बन रही है, ठीक है, दूसरी भी इसी तरीके से इस तरीके से ये बन गई, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई भी फेज़ का मैक्सिमम जिस पे आया मैक्सिमम इसका भी इस पे आया। सपोज ये आपकी EMF की थी और ये आपकी करंट की थी, ठीक है, किसी उसमें भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ये है तो इनके जो फेज़ है दोनों किस में है, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, सेम फेज़ के अंदर हो गया। अगर मैं इस तरीके से कर लेती कि पहले वाली मेरी इस तरीके से जा रही है और दूसरी मेरी यहाँ पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना इसमें क्या आ गया, एंगल में चेंज आ रहा है, फेज़ डिफरेंस आ रहा है। तो एक आपका इतना है एक इतना है, तो ये कितना चेंज आया उसको बोलते हैं फेज़ डिफरेंस, तो यानी कि फाई। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि वहाँ पे फेज़ दिया हुआ है तो फेज़ को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ज़ीरो लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब ये साइन की उसमें है और आपको पता है कि कॉस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा होता है, और आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताना है तो हम तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में करके बता रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल में अगर साइन का तो यहाँ पे तो इमेजनरी है, ठीक है, तो अगर हमें इसका बताना है, इसका मतलब हमें इसकी इमेजनरी पार्ट कंसिडर करनी है। तो फॉर इमेजनरी पार्ट हमारे पास जो EMF था वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, E नॉट E की पावर J या फिर I, ठीक है, ओमेगा टी प्लस में थीटा या फिर फाई, क्योंकि हमने फाई लिखा है तो उसको फेस से हम इस तरीके से बता देंगे। और यहाँ पे E की पावर आइटा थीटा बन जाता है ना, कॉस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा इज E की पावर आइटा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आइटा थीटा तो आप I के लिए इसको भी रिप्रेजेंट I से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप I डिनोट करना चाहते हो, J डिनोट करना चाहते हो, ये हो जाएगा, ठीक है। और फोर आपका, अब ये तो इसकी फॉर्म में हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर करंट के लिए भी बताना पड़ेगा। तो करंट आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा होता है। तो अगर इसका है तो आप इसको भी इमेजनरी पार्ट के लिए लिखोगे, तो इमेजनरी पार्ट के लिए ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट और E की पावर J ओमेगा टी प्लस में थीटा, ठीक है। इस तरीके से इसकी नोटेशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक टॉपिक भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे दो सर्किट्स को लेके करना पड़ेगा। जैसे आपका सर्किट के अंदर कैपेसिटर इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस या फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस या फिर आपका रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस है, इस तरीके से है। तो आपने सिंपल उसको कैसे कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों ही चीज़ इसकी देख के चलेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे उसके अंदर, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि आपको फेज रिलेशन देखनी है AC और अल्टरनेटिंग EMF में। फर्स्ट लेके चलोगे आप रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों के लिए करके चलेंगे, ठीक है, ताकि लास्ट में हमें कंफ्यूजन ना रहे, हम दोनों के बिहाफ पे उसको बता सकें। तो आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे कि फेज रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। फर्स्ट आप लेके चल रहे हो कौन से के लिए, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहे हैं, ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में भी देख लेते हैं और साथ में हम इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस लेना है और EMF भी वो करना है, तो इसका मतलब तो क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AC सोर्स ले रहे हैं अल्टरनेटिंग का उसका, ठीक है। तो AC सोर्स अगर हम लेके चल रहे हैं अल्टरनेटिंग EMF, तो हम उसका सिंबल बेटा होता है ऐसे, ठीक है। तो और इसका ये कितना होएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इतना होता है। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे कि आपने एक सोर्स लिया, ठीक है, जो कि क्या है, अल्टरनेटिंग EMF है, वो आपने कनेक्ट किया हुआ है किससे, प्योर रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर आपका ये इस तरीके से प्योर रेजिस्टेंस से कनेक्ट है तो इसके अंदर आपका
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितनी होगी और करंट कितना पास करेगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से है तो हम इसकी करंट की डायरेक्शन की कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो एक तरह से वोल्टेज की फॉर्म में ही होता है। तो वोल्टेज अगर पूरा एक किरचॉफ्स वोल्टेज अप्लाई करें तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही आपने इसके अंदर लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप पहले कंसिडरेशन लिख लीजिए कि लेटेस्ट सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग, आप इसको पूरा लिख लीजिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी कनेक्टेड टू ए प्योर रेजिस्टेंस आर। ठीक है, एज शोन इन फिगर, एंड द इंस्टेंटेनियस instantaneous value of alternating EMF is given by, कैसे दोगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, राइट। इस तरीके से देंगे क्योंकि इसके अंदर हम सीधा एक EMF ले रहे हैं, उसका कोई हम फेज ही नहीं ले रहे हैं। अगर इसका फेज नहीं ले रहे हैं तो हमें पता ही, तो जस्ट करंट सीधा उसमें जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके से है तो जो करंट है इन सर्किट एट टाइम t, वो कितना हो जाएगा। आपको पता है करंट की इंस्टेंटेनियस I इज इक्वल टू आई नॉट, वैसे तो इतनी होती है लेकिन अब हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो V इज इक्वल टू आई आर होगा। ठीक है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V तो नहीं, लेकिन हमने एक सोर्स लिया हुआ है EMF का, हम उसी का ही बताएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, E बाई आर, और E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो और ये E नॉट बाई आर क्या है, कुछ और, जब I इज इक्वल टू E बाई आर है तो E नॉट इसका जितना मैक्सिमम ये दे रहा था और सिनुसॉइडल वेव के साथ जो मैक्सिमम पीक वैल्यू दे रहा था वो अपनी ये है। इसका मतलब यहाँ पे E नॉट बाई आर और कुछ नहीं, हमारा कितना हो जाएगा, करंट की पीक वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये I नॉट कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये ध्यान दो कि ये क्या है आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये भी साइन की फॉर्म में आ रहा है, ये भी साइन की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, आपका यहाँ पे जैसे टाइम के उसमें ले लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है आपका E या फिर करंट की फॉर्म में। ठीक है, करंट या अल्टरनेटिंग EMF आप देख रहे हो तो वो भी सिनुसॉइडल फॉर्म के अंदर है, इसको ठीक से बना लेना। ठीक है, इस तरीके से, और ये मैं दोबारा बना देती हूँ। ये भी इस तरीके की फॉर्म में है, और अगर उसकी फॉर्म देखें तो वो भी कितनी हो जाएगी, इसी तरीके से इसकी ही फॉर्म के अंदर आएगी। ठीक है, पीक वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। सपोज ये आपकी किसकी है, अल्टरनेटिंग EMF जो आपने प्रोड्यूस करी, जितना करंट इसके अंदर EMF की वजह से करंट प्रोड्यूस किया वो। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई 2 पाई, और ये हमने मान लिया पाई, और ये हमारा ओरिजिन था और ये EMF या करंट के बेस पे था। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ से ये किसकी उसमें हो गया आपका, मतलब पीक वैल्यू आपकी करंट I नॉट या E नॉट, दोनों की उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि जो हमारा वोल्टेज है और जो हमारा EMF है I और E, ठीक है, आर इन सेम फेज। तो ये तो कौन सा हो गया बच्चा, सिम मतलब जो हमारा सिंपल वाला था ना, सिर्फ वो वाला है। ठीक है, लेकिन अब हमें किसके उस पे बताना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमारे उसमें तो क्या है, सर्किट एनालिसिस बाय द कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखना है तो आप लिखो एनालिसिस ऑफ AC सर्किट, या फिर यही AC सर्किट ऑफ दिस कंप्लीट दिस बाय यूजिंग सेकेंड लिखो कि रेजिस्टेंस ओनली बाय यूजिंग, इसको जैसे फर्स्ट पार्ट मान लेना। ठीक है, कि आपने फर्स्ट पार्ट लिख लिया कि रेजिस्टेंस ओनली के साथ सर्किट की एनालिसिस है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स
क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा ना ये वाला पैटर्न, इसको समझना थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो आप पहले कॉम्प्लेक्स से पहले इसको समझिएगा। अब ये आपको इजीली समझ में आ गया ना, तो ये भी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि लेट एन, आपको चाहिए तो वही होगा ई और आई, ठीक है। तो लेट एन अल्टरनेटिंग sinusoidal वोल्टेज गिवन बाय, किससे गिवन है आपका, E इज इक्वल टू ई नॉट, साइन ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता तो उसके फॉर्म में लिख देते, लेकिन साइन को अब हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी कि इमेजनरी के लिए लिखना है। तो इमेजनरी के लिए तो सिर्फ क्या आएगा, ई की पावर जे ओमेगा टी, तो वो कितना हो जाएगा, जे ओमेगा टी, ठीक है। अब किसके लिए लिखना है, अब ये हमारा कहाँ जा रहा था, अल्टरनेटिंग करंट प्योर रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। तो दिस बी applied to a pure resistance R, ठीक है। और E नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और डब्ल्यू टी क्या है, उसका फेज है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो E नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ applied alternating voltage and WT is its phase at time T। फिगर तो वही बनना है जो हमने अभी बना रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ये ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है बेटा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या कर देना, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है जो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से ये है, ठीक है, देन करंट कितना होगा, देन करंट इन द सर्किट विल बी कितना, I इज इक्वल टू ई बाय आर, वही सेम रहेगा। E को हमने ई नॉट ई की पावर स्मॉल मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, और ये नथिंग बट आई नॉट, तो आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। इतना ही आपका आ गया। और ये आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, वो दोनों की दोनों किसमें है, आपके सेम फेज के अंदर है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि दिस, या फिर इट इज clear that alternating EMF and alternating current इन्हें किसमें, प्योर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज। और कैसे बताएंगे, ये आपने लिया हुआ है x और ये y, ठीक है। और ये तो अगर उसकी डायरेक्शन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, किसकी, हमारी पीक वैल्यू ऑफ E की, यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, तो हमारी जो दूसरी वाली भी जाएगी वो भी इसी उसमें फेज में ही जाएगी। इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे, सेम फेज रहेगा, सेम एंगल उसमें करेगा। और ये क्या हो गया आपका आई नॉट, ठीक है। इसको सेम इसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैसे बताने के लिए बताना पड़ेगा। और एंगल दोनों के बीच में कितना है, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड किसके, वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम प्योर इंडक्टेंस, प्योर कंडक्टेंस यानी कि कैपेसिटेंस और दो करके इनके वो लेते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।